सो हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है प्रॉपरली? वेरी गुड। तो कल हमने इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, और उसमें हमने देखा था फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इन सबको हम कैसे रिलेट करते हैं, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आयनाइजेशन एनर्जी में जस्ट एक दो और बातें आज पहले। संदेश, स्वाति, ये सब वेटिंग में है। गौरव माने का तो नेट ही नहीं चलता है, हर रोज 5 बार उसका डिस्कनेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भगवान, तो कल हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी की पहले एक सिचुएशन देखेंगे और फिर देखेंगे फिर उस पर क्वेश्चन कैसे आता है। एक एग्जांपल लो सोडियम का। क्या हुआ गौरव माने को? सोडियम का एक एग्जांपल लो जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा। अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, अगर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और बना दें Na+, तब जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी कॉल्ड IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अब इसके पास रह गया कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर फर्दर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालें, सोडियम प्लस की अगर बात करें जिसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, जरा ध्यान दो। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं? सेकेंड सेल कंप्लीट है, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। और हम सब जानते हैं कि नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि उसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट हो जाता है, सभी ऑर्बिट पूरे पूरे भरे हुए होते हैं, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा। निकाल तो सकते हैं, 1s2
2s2 2p5 plus an electron. Now this is for Na2 plus. तो यहां पे जो भी एनर्जी लगेगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलेंगे। और ये हमने पहले ही कह रखा है कि किसी भी एलिमेंट के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होता है, सेकेंड थर्ड से ज्यादा होता है, तो वो भी पॉइंट नहीं है, I2 I1 से ज्यादा होगा। सो I2 is greater than I1। पेशेंसली धैर्य रख के समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब एक सिचुएशन लो मैग्नीशियम का, which has 12 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2, और अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Mg प्लस बनाए 11 इलेक्ट्रॉन, तो यहां जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 1। और यहां जो Mg प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम न्यूट्रल सोडियम वाला, 1s2 2s2 2p6 3s1, जो कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, which is not the noble gas configuration। यानी कि Mg प्लस से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, सौरभ कदम ये क्या लिख रहा है इस पे? अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2 प्लस बनाए, तो बेसिकली हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो कि नोबेल गैस नहीं है। और यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा वो I2 होगा, और I2 is always greater than I1, there is no doubt about that। पॉइंट जो हम समझना चाह रहे हैं वो देखो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालना मुश्किल होता है फर्स्ट से, लेकिन सोडियम के केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता। मैग्नीशियम के केस में उतना मुश्किल नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, विच हैज ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो इसके लिए मैंने इतना बैकग्राउंड बनाया। सेकेंड और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो किस में ज्यादा होगा? क्या लगता है अब आपको? किसका I2 माइनस I1 ज्यादा होगा? अरे बोलो कुछ, किसका? इन्हीं दोनों में, सोडियम और मैग्नीशियम में बताना है। सोडियम का, क्योंकि सोडियम का सेकेंड फर्स्ट से काफी ज्यादा होगा। मैग्नीशियम का सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा तो होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। तो डिफरेंस गैप कहां पे बड़ा होगा? सोडियम में। ये बात समझ में आई आप सबको? तो सोडियम के केस में हम कहेंगे
कि I2 माइनस I1 इज ग्रेटर फॉर सोडियम देन फॉर Mg। समझ में आई ये बात सबको? तो आयनाइजेशन एनर्जी में इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, I3 माइनस I2 किसका ज्यादा होगा? I3 माइनस I2। मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बताओ? क्योंकि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस बन जाएगा। देखो I2 मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक तो पहले से ही निकला हुआ है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। I2 इसके लिए कहा जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो इसमें जो एनर्जी लगेगा वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। अब ये हो गया नोबल गैस, बताओ हो गया कि नहीं? अब बड़ा मुश्किल होगा तीसरा निकालना। अब अगर Mg3+ बनाते हो तो ये जो I3 होगा ये काफी बड़ा होगा, एंड I3 माइनस I2 will be very large। बताओ होगा कि नहीं? क्योंकि I3 काफी बड़ा हो जाएगा। नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा? एल्यूमिनियम +1 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का होता है 13, एक निकाल दिया तो 12। अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं +2 बनाने के लिए, तो ये हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो लगेगा वो I2। इट इज नॉट नोबल गैस एटॉमिक नंबर, ये नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 2 हीलियम का, 10 नियॉन का, 18 आर्गन का, 36 क्रिप्टन का। तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो होगा, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना कि Mg के केस में था। सो Al+3+ इलेक्ट्रॉन यहां पे जो लगेगा वो I3 होगा। एंड नाउ I3 minus I2 will not be as much as in case of magnesium. This for aluminium will be less than I3 minus I2 for देखो आयनाइजेशन एनर्जी पिछले 3 दिन से मैं बता रहा हूं, लेकिन याद रखना जितना बता दिया इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। यही सब क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए हैं तो मैं आगे चलूं? अरे बताओ, लिख लिया सब? एकदम रुके हुए हैं।
हो गया? अच्छा, रुको एक सेकंड। रुको एक सेकंड। ये फंस गया था कुछ यहाँ पे। विशाल माने ने हैंड रेज किया, बोलो क्या चाहिए? चलो कोई बात नहीं है। तो ये थी कहानी आयनाइजेशन एनर्जी की। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको EA से डिनोट करते हैं। नाम से ही क्लियर है, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। और अगर किसी न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, दे दें, तो बताओ ये एनायन बन जाएगा कि नहीं? निकाला तो कैटायन, ऐड किया तो एनायन। अरे बोलो होगा कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा, समझा? देखो ना, आयनाइजेशन में क्या किया था हमने? इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एनर्जी दिया बाहर से, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे किसी को तो एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज इवॉल्व। एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, एफिनिटी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम। Electron affinity is the ability of an atom to accept an electron in the valence shell of a neutral gaseous atom. किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। And addition of electron is always exothermic, so energy is always released. So greater the electron affinity, greater will be energy released. So let us define it first. Electron affinity is the ability of
an atom to accept an electron in ground state in valence shell of a neutral gaseous atom. ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन के आने की एफिनिटी मेजर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन energy is always evolved. Therefore greater the electron affinity, greater the electron affinity, greater the amount of energy evolved. क्लियर है? अब जरा इसमें एक कन्वेंशन सुनो। मान लो दो एटम है हमारे पास, एक एटम ए है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कहाँ? इसके गैसियस स्टेट में, और बन गया ए माइनस इन द गैसियस स्टेट। तो यहां एनर्जी कौन बोल, यहां एनर्जी रिलीज होगी। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं बाय द साइन डेल्टा एच, जिसे हम पढ़ते हैं इंथैल्पी। और इंथैल्पी का निगेटिव वैल्यू इंडिकेट करता है एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ प्रोसेस का। मान लो यहां पे लिखा है -100 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ए में अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। माइनस साइन केवल ये बताता है रिलीज होगा, अगर प्लस होता तो एंडोथर्मिक होता है, एब्जॉर्ब। समझ में आ गई बात? और इलेक्ट्रॉन के एडिशन में जो एनर्जी रिलीज होता है, देखो इंथैल्पी जनरल टर्म है तो उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी कैन अल्टर द आयनाइजेशन एनर्जी ओनली बिटवीन एडजेसेंट एटम इन ए पीरियड। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल एडजेसेंट एटम में ही इफेक्ट डालता है ना।
ये तो कल की बात है, वो भी थोड़े ला सकता हूं, ये तो कल की कहानी है, बाद में बताऊंगा एंड में। सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो कहेंगे कि इस ए का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -100 किलो जूल है, और उसको हम बेटर कन्वेंशन में अब लिखा करेंगे डेल्टा एच ई ए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ए का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -100 है। अब सपोज करो कोई एक एलिमेंट है बी जिसका गैसीय स्टेट है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और बनाया बी गैस, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी और इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मान लो -150 किलो जूल पर मोल है। ध्यान से देखना। तो क्या कह सकते हो अब, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का। फिर बी का किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ? अरे ए में 100, हे भगवान, ए में 100 रिलीज हुआ, बी में 150 रिलीज हुआ, तो सबको ए दिख रहा है। -1, अरे बाबा सुनो, क्या बताया था, माइनस केवल रिलीज नेचर को बताता है। -150 का मतलब हुआ 150 रिलीज हुआ, -100 का मतलब हुआ 100 रिलीज हुआ, माइनस मतलब रिलीज। समझ में आई बात सबको? यही कंफ्यूजन दूर करना है। -150 इज स्मॉलर देन -100 अगर हम मैथ के हिसाब से देखें, लेकिन माइनस साइन तो केवल यहाँ पे रिलीज नेचर को बता रहा है। तो ज्यादा किस में रिलीज हुआ? बी में। ये बात समझा सब? तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा हुआ? Therefore, electron affinity of B is greater than electron affinity of A। समझ में आ गई बात? तो एक सिंप्लीफिकेशन क्या कर लेना, मान लो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का अगर वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है, तो क्या करना, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बना देना -ΔHEA। समझ गए बात को? यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का माइनस ले लेना सबका, ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर देगा। अरे बाबा, जब माइनस लोगे तो वो 100 और 150 हो जाएगा, प्लस साइन के साथ हो जाएगा कि नहीं? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर -150 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +150 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -100 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होता। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बना के कंपेयर कर सकते हैं। क्या करना, साइन चेंज कर देना, क्योंकि नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ गए सब लोग? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने डिफाइन किया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कन्वेंशन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है आपके सामने है। अब आगे किस बात पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एटम के किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखेंगे जरा। फैक्टर्स affecting electron affinity।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पे देखो, कोई एक न्यूट्रल एटम लो और उसके अराउंड वैलेंस सेल को कुछ इस तरह से दिखा दो। ये है वैलेंस सेल, और यहां पे कहीं एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ला रहे हैं इसके वैलेंस सेल में। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसके वैलेंस सेल में ला रहे हो तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन बुलाएगा? न्यूक्लियस का प्लस चार्ज। बोलो, बताएगा बुलाएगा कि नहीं? अगर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। बताओ, करेगा कि नहीं? तो न्यूक्लियस पे अगर इफेक्टिव चार्ज ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई सबको? ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है सबको? तो आप देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल एक पॉइंट पे टिका हुआ है, और वो पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सब कुछ तो उसी से बता रहे हैं हम लोग, है या नहीं? 90% जनता को पता नहीं होता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो वो क्या करती है जनता? रटती है। ट्रेंड ऐसा होता है, ट्रेंड वैसा होता है। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? टाइम बदल रहा है, नीट का एग्जाम डे बाय डे डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। और इसलिए अब रटने से केवल काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत भेजा में समझ में भी आना चाहिए। यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, तब उसका जवाब ढूंढने में मजा आता है, और फिर नहीं आता है तो सर से पूछें। लेकिन जो चीज हम समझ जाते हैं उसको याद नहीं करना पड़ता, याद नहीं रखना पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उस पर हमें क्वेश्चन आंसर करते समय। तो क्या हम कहेंगे कि greater the effective nuclear charge, greater the effective nuclear charge, greater will be electron affinity। पीरियोडिक टेबल में पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेंज होता है? पीरियोडिक टेबल में पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, है या नहीं? सो in period electron affinity increases from left to right up to group 17, that is the most important thing, up to group 17। लास्ट वाला ग्रुप को नहीं लेना है। अब यहां पे मैं नोट लगा रहा हूं, ध्यान से देखना।
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, कौन से ग्रुप को 18 कहते हैं? नोबल गैस वाले को। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स पीरियड। ग्रुप 8, ध्यान से देखो जरा क्या कंट्रास्ट है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते जाता है, 17 पे जाके वो मैक्सिमम है और उसके बाद वाले में 18 पे वो मिनिमम हो जाता है। कोई गेस करेगा ऐसा क्यों? ग्रुप 18 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम क्यों होता है? कोई गेस करके बता सकता है मुझे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, ये बात हुई ना। हाँ, वही जीरो ग्रुप नोबल गैस। मान लो हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जब नियॉन पे आ जाओगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 10, यानी कि 1s2 2s2 2p6। ध्यान से देखो, इसका वैलेंस सेल भरा हुआ है पूरा, फिल्ड वैलेंस सेल। हमने कहा था पीछे कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीटली हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन लेस देन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर कोई ऑर्बिट ही पूरा भर जाए तो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है जो नोबल गैस के पास होता है। यानी कि नियॉन जो है ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, ऑलरेडी ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। घर में जगह ही नहीं है, घर भरा हुआ है भाई। और जब घर भरा हुआ है तो गेस्ट को ये कैसे एकोमोडेट करेगा? नहीं करेगा, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब गेस्ट जबरदस्ती घुस जाए तो अलग बात है। क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नियॉन तो चाह ही नहीं रहा है, तो बाहर से फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को उसमें घुसाना पड़ेगा। तो कुछ अंदर गया मैंने क्या कहा? यानी कि एफिनिटी नहीं है इसकी, नील है। तो एफिनिटी नहीं है तो एनर्जी क्यों रिलीज करेगा? नियॉन इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर जबरदस्ती करके उसको इलेक्ट्रॉन देना ही चाहते हो, कहते हो नहीं इलेक्ट्रॉन रखो ही तुम, तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम नियॉन में इलेक्ट्रॉन देते हैं टू फॉर्म नियॉन माइनस, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि डेल्टा एच ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, जबकि नॉर्मली ये निगेटिव होता है। ये बात समझे सब लोग? इसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी। तो क्या वजह है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम होने का? नोबल गैस हैज लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी because it has the stable valence shell configuration, इसकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ठीक है, अब आ जाओ पीरियड में। पीरियड में हो गया ग्रुप में।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप, ग्रुप में क्या हाल है इसका जरा देखते हैं। कोई ग्रुप लेते हैं, सपोज करो हम ग्रुप 13 की बात करते हैं। बोरन से स्टार्ट होगा, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, लाइक दिस। जैसे जैसे आप ग्रुप पे नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, रुको इसको रहने दो, इसमें एक्सेप्शन वाला साइज वाला केस आ जाएगा, अभी रुक जाओ। ग्रुप 14 ले लो, ग्रुप 14 ले लो जिसमें एक्सेप्शन नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। कार्बन का अगर ये साइज है ये, तो सिलिकॉन का साइज उससे बड़ा होगा। उसमें एक और ऑर्बिट आ जाएगा ना। जर्मेनियम का उससे भी बड़ा होगा। 1 2 3 4 और टिन और बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, बताओ वैलेंस शेल दूर होते जाएगा कि नहीं? वैलेंस शेल दूर होते जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आ रहा है तब तो न्यूक्लियस आसानी से उसको बुला लेगा, कहेगा आ जाओ। लेकिन अगर दूर बैठा है इलेक्ट्रॉन तो कहेगा तेरी मर्जी, आओ आओ, मत आओ मत आओ। लगेगी नहीं, निकलेगी, कम निकलेगी एनर्जी इसमें। इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर तो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो क्या ट्रेंड आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, एंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, which decreases the electrostatic attraction between added electron and nucleus. Clear? तो क्या लिख दें यहां पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी decreases from top to bottom in a group. Decreases from top to bottom in a group due to decrease in electrostatic attraction. Between added electron and न्यूक्लियस। तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड। अब इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के जैसा इसमें ढेर सारा एक्सेप्शन है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट वी विल बी डूइंग
टुमारो। ठीक, तो आज के लिए इतना। इसमें काफी, और कौन सा, अरे एडजेसेंट हमने लिया था केस बेरिलियम का और बोरन का। पीरियोडिक टेबल में ये बेरिलियम है ग्रुप 12 में और ये है ग्रुप 13 में। पीरियोडिक ट्रेंड कहता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। 14 भी ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या होना चाहिए, कार्बन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर बोरन का, फिर बेरिलियम का। लेकिन बेरिलियम 2s2 है, बोरन 2s2 2p1 है। इट इज मोर स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड है। कार्बन 2s2 2p2 है। अगर ये मोर स्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का बोरन से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो बेरिलियम का कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल है। इसका ये मतलब नहीं कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा हो जाएगा। ये एडजेसेंट नहीं है, ये नॉन एडजेसेंट है। नॉन एडजेसेंट अगर है तो सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड, अब पीरियोडिक ट्रेंड कहता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, तो कार्बन का इसमें सबसे ज्यादा होगा। बेरिलियम और बोरन एडजेसेंट है, वहां पे केवल हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। समझ में आ गई बात? तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरन का, जबकि होना चाहिए था बोरन आगे। ठीक है। अरे यार रिकॉर्डिंग डाल देते हैं तो अपनी जनता कम, बाहर की जनता ज्यादा देखती है जो कि फोकट में लगी रहती है। रोज में कम से कम तो तुम्हारे क्लास शुरू करते समय 5 बच्चों को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसमें दुनिया भर के इधर उधर के बच्चों का नाम डाल दिया था लोगों ने, और वो सब नॉन एडमिटेड है, तो उसको थोड़े फालतू में एंटरटेन करेंगे। चलो एक अलग से ग्रुप बना देते हैं अब तुम लोगों का। ये एक न्यायमूर्ति है, वो गायब है पिछले 2-3 दिन से। कोई जानते हो न्यायमूर्ति को इसमें? तो कहाँ है वो? क्लास में क्यों नहीं आता? उसको बोलना सर डांट रहे थे, सर बहुत गुस्सा कर रहे थे, कहाँ रहता है वो? हाँ जरा पूछना क्या हुआ उसको। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो ओके, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ मैं इसका।